तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्शन, ठीक है। तो बेसिक टॉर्शन, आज हम लोग टॉर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिक हमारा जो भी एम है क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो हम लोग थियरी एज अ रिविजन, जस्ट रिविजन करेंगे, फिर हम लोग तुरंत क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं टॉर्क, तो टॉर्क आप समझ रहे हो, टॉर्क कैसे जनरेट कर सकते हैं, किसी क्रॉस सेक्शन को टॉर्क कैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिंगल एक सिंगल केस को हम देखें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि क्रॉस सेक्शन, इसमें हमको टॉर्क मान लीजिए जो टॉर्क दिया है कैसे जनरेट किया गया होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो तो एक फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा दो, ठीक है, और सेम ऑपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में एफ लगा दो, ठीक है। तो इससे इसका क्या इफेक्ट आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। इसका एनालॉगस इफेक्ट जो आएगा वो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं शेप जो है इस फोर्स को हम शिफ्ट करेंगे सेंटर को, फोर्स को हम शिफ्ट करेंगे सेंटर को, तो फोर्स आ जाएगा, नीचे वाले फोर्स को भी शिफ्ट करेंगे तो एक फोर्स आ जाएगा इस साइड एफ, है ना। और इसके कारण एक मोमेंट आएगा यहाँ पे, एक मोमेंट आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा एफ इंटू क्या होता है डायमीटर डी। सिमिलरली इसके कारण एक फोर्स आ जाएगा विच इज प्लस ऑफ फोर्स इंटू डायमीटर डी बाई टू, ओके। तो ये आ जाएगा इक्वल टू एफ इंटू डी, है ना। तो हम क्या हो रहा है कि इस फोर्स के कारण टॉर्क टॉर्शन इफेक्ट, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को एक रोटेशन मिल रहा है, तो इस रोटेशन का जो इफेक्ट है वो हम लोग टॉर्क के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। तो आगे हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन कन्वेंशन अगर हम ले रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन में अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड अगर थंब यूज़ करेंगे, ठीक है, और जब राइट हैंड जब कर्ल करेंगे, ठीक है, जब हम कर्ल करेंगे और हमारा जब थंब टुवर्ड द क्रॉस सेक्शन होगा, इस क्रॉस सेक्शन की तरफ होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। कन्वेंशन है और कुछ नहीं। अगर अवे फ्रॉम अगर थंब जो होगा अवे होगा तो हम लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको हाथ को कर्ल करो, ठीक है, तो जो थंब होगा वो क्या अवे होगा, तो इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन है, द साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क कैन बी अप्लाइड right hand thumb rule. According to this rule, if the finger of the right hand is rotated in the direction of the torque, then the thumb of the right hand represents the axial direction of the torque. Movement of the nut on the bolt having right-handed screw. Similar इस तरीके से हो सकता है. If the thumb is pointing towards the section, then it is called as positive, and if the thumb point away from the section, that is called as the negative. Similarly वही चीज़ है जो हम बताते हैं. कुछ एजम्पशन है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है. एजम्पशन पहला एजम्पशन क्या है, एजम्पशन क्या है कि मटेरियल जो होता है वो क्या होता है मटेरियल जो होता है आइसोट्रोपिक होता है, होमोजीनियस होता है और इलास्टिक होता है, ठीक। तो मटेरियल जो होगा वो आइसोट्रोपिक होगा, होमोजीनियस होगा और इलास्टिक होगा. और सेकंड एजम्पशन क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन जो हम ले रहे हैं ना वो सर्कुलर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, और या तो वो सॉलिड हो सकता है या तो हॉलो होगा, जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे अभी फिलहाल, तो हम लोग मान के चलेंगे जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो सर्कुलर होगा, और या तो वो सॉलिड हो सकता है या तो हॉलो हो सकता है, दोनों केस के बारे में. तो क्रॉस सेक्शन इज प्रिज्मेटिक. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करेंगे वो एक जैसा होगा, मतलब कुछ वेरिएशन नहीं होगा, ऐसा इस टाइप का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. ठीक है, जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, प्रिज्मेटिक है, ठीक है. फिर हम आगे बात करते हैं. द प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन सेक्शन आफ्टर ट्विस्टिंग. इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, विच मीन द रेडियस ऑफ द सेक्शन विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर. वो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो प्लेन सेक्शन है, ठीक है, तो जो ये सेक्शन है प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन सेक्शन आफ्टर ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन सेक्शन आफ्टर ट्विस्टिंग, मतलब जब हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ना, जब इसको ट्विस्ट हो रहा है तो ये जो सेक्शन है ना ये प्लेन है, ठीक है. इसमें कुछ इस तरीके का, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल ट्विस्टिंग अगर देखोगे, से इसको ट्विस्ट किए, तो अगर मान लेते कपड़ा ट्विस्ट होता तो ये कुछ इस तरीके का सेक्शन निकल जाएगा, ठीक है. ये सेक्शन प्लेन नहीं रहेगा, ये हल्का सा इस तरीके का निकल जाएगा बाहर, है ना. लेकिन यहाँ पर हम मान के चले प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग, प्लेन सेक्शन आफ्टर ट्विस्टिंग, एक एजम्पशन, ठीक है.
The chart assumption material is isotropic, homogeneous and elastic. The section is circular, which may be solid or hollow, and the cross section is prismatic, and the plane section before twisting remain plane section after twisting. फिर हम बात करते हैं कुछ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है, शाफ्ट में एक टॉर्क टी लग गया, ठीक है, टॉर्क टी हम लगाए हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जैसे इसके कारण क्या हुआ, जो ये पॉइंट ए था, है ना, ये पॉइंट ए था, टॉर्क लगने के बाद वो ए डैश पे आ गया। उसी तरीके से बगल वाले सेक्शन पे पॉइंट जो बी था वो बी डैश पे आ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट थर्ड सेक्शन को पॉइंट, इसको हम सेक्शन 1 बोल देते हैं, इसको सेक्शन 2 बोल देते हैं, इसको सेक्शन 3 बोल देते हैं। सेक्शन 3 पे सी से सी डैश बोल। बेसिकली अगर हम सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, सेंटर से इस इनिशियल और फाइनल को, मतलब ए और ए डैश को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली क्या हुआ है कि ये ए पॉइंट जो था वो ए डैश पे चला गया, है ना, ए पॉइंट ए डैश पे चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, बोल सकते हैं क्या कि ये क्रॉस सेक्शन का ट्विस्टिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, और ये ट्विस्टिंग एंगल कितना होगा, थीटा। इसी को हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसको हम थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं थीटा 1, तो यहाँ पे जो होता है थीटा 2, और ये हो जाता है थीटा 3, ठीक है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये थीटा 3 है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे, जैसे ही हम ये अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम रेडियस पे, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है टॉप मोस्ट, तो पॉइंट ए जो है ऑन द क्या होता है टॉप मोस्ट, है ना, टॉप मोस्ट रेडियस पे, है ना, टॉप मोस्ट रेडियस पे है पॉइंट ए, है ना। अच्छा, पॉइंट ए डैश पे चला गया, तो और क्या हो रहा है कि इसको अगर हम यहाँ से इसके सेंटर से जोड़ेंगे, तो क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ गया, इसके कारण एक स्ट्रेन डेवलप, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। मतलब कि ये प्लेन इस प्लेन और ये प्लेन इधर ट्विस्ट हो गया, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। ये टर्म्स याद रखिएगा, ठीक। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फाई है, ये फाई, इस फाई को हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, ये इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, और ये तो लेंथ एल है और ये रेडियस आर है। अच्छा, एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि एक चीज़ हम लोग को पता है कि अगर जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो किस तरीके से होता है, ट्विस्टिंग में हम देखेंगे टॉर्क में जब ट्विस्ट, तो वेरिएशन जो होता है स्ट्रेस का, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन पे होता है। फॉर एग्जांपल छोटा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, तो मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन इस तरीके से, है ना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है। एक चीज़ की स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, ये मैक्सिमम यहाँ पे है, फिर मिनिमम, फिर यहाँ सेंटर पे 0 हो जाता है, ठीक है। ये रेडियस आर है ना, ये रेडियस आर है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कैपिटल आर का, ठीक है। और फिर ये लीनियरली वेरी करता है, तो लीनियरली वेरी करता है, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे आर्क जो ए डैश है ना, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है, क्या है वो समझना जरूरी है क्योंकि इस पर सवाल आता है। देखिए जो आर्क ए डैश है ना, आर्क ए डैश आर्क जो है वो रहता है आर इंटू थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज इक्वल टू एल इंटू फाइव, यानी एल मान के चलते हैं कि छोटा सा ट्विस्ट है तो ये करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बहुत छोटा होगा, तो इसको हम मान के चलते हैं एल इंटू फाइव के बराबर है। तो इसके लिए हम बात आर थीटा इज इक्वल टू एल इंटू फाइव के बराबर, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एल इंटू फाइव बाई आर, है ना। यहाँ ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन। अब ये एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया गया, एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा अभी फिलहाल जो एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं, ये देखो ये जो डिराइव किया गया है, ठीक है, ये आर आउटर मोस्ट रेडियस है और एल जो होता है आउटर मोस्ट लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं फाइव एंड आर आज कांस्टेंट, अगर फाइव को कांस्टेंट मान रहे हैं और आर को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। थीटा जो अगर हम फाइव और आर को कांस्टेंट मान रहे हैं तो थीटा जो होगा, ठीक है, थीटा जो होगा मेरा, ठीक है, थीटा जो होगा मेरा, ठीक है,
ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, अगर थीटा एंड एल कांस्टेंट होगा तो इसको भी एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दो चीज़ है कि अगर फाई और आर कांस्टेंट है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और अगर अगर थीटा एंड एल कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ठीक, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है, और यहाँ से हमको मालूम चल गया कि स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हुक्स लॉ, है ना। अब इसी के तरीके से वेरिएशन देखो कैसे हो रहा है, जैसे आर के साथ शेयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है, आर के साथ वेरिएशन कैसा है, आर के साथ वेरिएशन जो होगा वो लीनियर वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ फॉलो हुआ, इसी कारण ये एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव करता है लीनियरिटी कंडीशन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ ट्विस्ट ये थीटा इज कांस्टेंट अलोंग द रेडियस, मस्ट वेरी अलोंग द लेंथ लीनियरली। क्या बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है इज कांस्टेंट अलोंग द रेडियस, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो रेडियस के अलोंग कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान देने की बात है, यहाँ देखिए ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान देने क्या बात है, अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो रेडियस के अलाउंग पे कांस्टेंट रहता है, कैसे बोल दिया स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट डी डैश पे चला गया, तो इसके लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ से यहाँ तक ही लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे थीटा। फिर अगर हम मान लो यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट सी डैश ले लेते हैं, क्योंकि लीनियर प्लेन सेक्शन की फोर्स ये कांस्टेंट रहता है, ये पॉइंट ऐसा होगा, इसके लिए भी क्या होगा थीटा, और ए के लिए भी थीटा ही था। इसका मतलब कि जो मेरा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है, the angle of twist is constant along the radius but vary along the length linearly, है ना, linearly vary करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक ठीक। और हम बात करेंगे shear strain is constant along the length, है ना, shear strain जो होता है वो constant along the, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इस लेंथ के लिए, इस लेंथ L2 के लिए shear strain क्या होगा, फाइव ही है ना। फिर ये इस लेंथ के लिए shear strain क्या होगा, फाइव ही है। फिर इस मतलब सेम अगर हम बात करते हैं टॉप रेडियस पे, देखो लेंथ के साथ shear strain जो होता है वो वैरी नहीं कर रहा, लेकिन रेडियस के साथ वैरी कर रहा है। तो दिख रहे हैं shear strain फाइव इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ बट वैरी अलोंग द रेडियस, तो रेडियस के अलोंग वैरी करेगा। फॉर एग्जांपल देखो ये टॉप मोस्ट फाइबर का एनालिसिस कर रहे हैं तो फाइव है, ठीक, लेकिन जैसे इसके नीचे वाला फाइबर का करेंगे तो करस्पॉन्डिंग सेंटर पे जो आएगा ये एंगल ऑफ ट्विस्ट ये होगा, और ये वाला एंगल डिफरेंट है, दिख रहा है। इसका मतलब फाइव जो होगा वो रेडियस के साथ वैरी करेगा लेकिन लेंथ के साथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो करस्पॉन्डिंग लेंथ अगर बात करें तो अगर ये सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो भी यही छोटा वाला ही होगा, और ये सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो भी यही एंगल होगा, ठीक है। तो सबका सब्सिक्वेंट एंगल जो होगा यहाँ सबस्टेंड जो होगा दोनों केस में सेम होगा, समझ आ रहा है। इसीलिए shear strain phi is constant along the length but vary along the radius linearly, ठीक है। सबसे एमसीक्यू सवाल आएगा, ठीक है। ड्यू टू टॉक द एक्चुअल shear stress डेवलप, जो एक्चुअल shear stress जो होगा वो डेवलप होगा ऑन द क्रॉस सेक्शन, है ना, एंड द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, है ना। टॉर्क के कारण जो एक्चुअल shear stress जो होगा वो डेवलप होगा क्रॉस सेक्शन में इन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन व्हिच वैरी फ्रॉम द जीरो एट द सेंट्रोइड टू द मैक्सिमम एट द पेरिफेरी। उसका इमेज देखिए समझ में आना चाहिए, देखिए
तो शियर स्ट्रेस है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा शैफ्ट था उसी शैफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसी शैफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, कट किए, शैफ्ट को कट किए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उसी शैफ्ट को हम कट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब शैफ्ट को हम कट करेंगे इस छोटे से पार्ट का हम एलिमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हम एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं आपको, जब भी हम एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो एलिमेंट जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से हो रहा है कि मान लेते हैं ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। छोटू सा एलिमेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, छोटू सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करेंगे, ठीक है, छोटा सा तो अब देखो ये सेंटर मेरा क्या, देखो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये वो सेंटर ये है, इसको हम बात करते हैं, ठीक है। ये सेंटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हो रहा है कि इसके कारण इसी का ये पॉइंट को हम पी बोल देते हैं, हाँ ना। ये पॉइंट को सी, ये पॉइंट यहाँ पे बी है और ये पॉइंट सी, छोटा सा एलिमेंट यहाँ से उठा है। तो अब जो स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो रहा है, वो हमेशा देखना ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है ना। तो ये कुछ इस तरीके से सर्कमफेरेंस का पार्ट है, मतलब ये सर्कमफेरेंस नहीं है ना, ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है ना। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बड़ा अच्छे से अच्छा। अब देखो ये पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट है। अब क्या हो रहा है कि जो शियर स्ट्रेस हुआ ना, इसके कारण जो स्ट्रेस जो होगा, एक्चुअल शियर स्ट्रेस जो होगा वो मेरा याद रखना हमेशा वैरी करेगा लीनियरली, और ये क्रॉस सेक्शन पे जनरेट हो रहा है, क्रॉस सेक्शन पे जनरेट हो रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रेस है ना, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल शियर स्ट्रेस। और ये कहाँ जनरेट हो रहा है, ऑन द क्रॉस सेक्शन इन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सर्कमफेरेंशियल मतलब ये डॉट ऐसे घूम रहा है ना, तो इसकी सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में टॉर्क है। फॉर एग्जांपल अगर हमको ड्रॉ करना इस डायरेक्शन में हम जैसे टॉर्क घूम रहा है उसी तरीके से स्ट्रेस वैरी करेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। अगर हमको इस पॉइंट पे ड्रॉ करना होता है तो क्या हुआ, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन कुछ इस तरीके है ना, इस डायरेक्शन में, और ये लिनियरली वैरी करता है, और ये समझा रहा है वही। और ये हो गया मेरा, और जितना भी हम मुझे ड्रॉ किए ना, और ये सभी जो है ये एक्चुअल शियर स्ट्रेस है, एक्चुअल शियर स्ट्रेस। लेकिन परपेंडिकुलर फेस पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो है डेवलप होगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है ना। ये जो है इसको हम बोलते हैं बॉन्डली बैलेंस करने के लिए इंटरनली जनरेट होता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं, सेम वही सो किया गया, ठीक है। So due to torque, actual shear stress develop on the cross section in circumferential direction normal to the axis. एक्सिस के नॉर्मल है ना, तो मेरा एक्सिस कौन सा है, ये मेरा एक्सिस में, और एक्सिस के नॉर्मल है ना, ये हमेशा एक्सिस के नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना। ये एक्सिस कहाँ पे होगा बताओ, ये हमेशा एक्सिस मेरा ऐसा एक्सिस पास कर रहा है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर हमेशा,
हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर, while complementary shear stress develop in longitudinal direction parallel to the axis, है ना। whereas longitudinal stress जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, parallel to, इस एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल जनरेट हो रहा है, parallel to the axis in longitudinal direction, which is parallel to the axis, है ना। ये तो मेरा हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट रिलेशन, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन जो है, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन से ही सवाल बनता है मोस्टली। सवाल क्या है, एक्सप्रेशन जो है, इसका एक्सप्रेशन जो है उसका क्या क्या मतलब है वो देखते हैं। तो हम बात करते हैं टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एन, है ना। टाउ होता है, ठीक है, यहाँ टाउ जो होता है उसको बोलते हैं, टाउ जो होता है उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो टाउ है, इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस है। और आर जो होता है वो तो ऑब्वियसली रेडियस है, रेडियस है। और टी जो होता है वो अप्लाइड टॉर्क है, जो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड टॉर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई पी जो होता है उसको बोलते हैं पोलर मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का जो पूरा मूवमेंट है इनर्शिया मतलब आई है, ठीक है। जी जो होता है, जी जो होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। थीटा जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल जो होता है मोमेंट, ठीक। ये बेसिक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि पूरा मोमेंट ऑफ नेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड, अगर सर्कुलर सॉलिड होगा तो उसका क्या होता है, पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर। फिर अगर हम बात करेंगे हॉलो होगा तो क्या करेंगे, डी आउट की पावर 5 माइनस डी आउट डी इन की पावर 3, है ना। आउटलेट आया डी आउट डाउट की माइनस कर देंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्यूब, ट्यूब का केस होगा ना, याद करना जरूरी है। अगर ट्यूब का केस होगा तो पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2 पाई आर क्यूब इंटू टी, है ना। और आर जो होता है उसको हम बोलते हैं मीन रेडियस, मीन रेडियस, मीन रेडियस। और टी जो होता है उसको हम बोलते हैं थिकनेस। जनरली आर बाई टी का अगर 10 से ज़्यादा है तो उसको हम ट्यूब बोल देते हैं। ट्यूब कभी भी बोलेगा तो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, पोलर सेक्शन मॉडल्स, ठीक है। जैसे बेंडिंग वाली सेक्शन मॉडल्स हम डिफाइन किए हैं, यहाँ इस तरीके से ये होता है कि फॉर एग्जांपल वेरी कर रहा है लीनियरली, है ना। तो हम बात करते हैं टाउ बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, टी बाई आई टू का वाले एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन से देखिए टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई आई टी यहाँ से। तो अगर हम बात करेंगे टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई आई टी है, तो अब देखो, तो इसको लिख सकते हैं टाउ बाई आर, टाउ बाई आर इज इक्वल टू सिमिलरिटी से लिख सकते हैं, क्या होता है, लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बाई आर, आर मैक्सिमम जो होता है यहाँ पर आर ही है, इज इक्वल टू क्या होता है टी बाई आई पी लिख सकते हैं नोट से, ठीक है। और टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मतलब ये वाला आउटर पेरिफेरी पे, मतलब मान लेते हैं सर्कुलर शाफ्ट है तो उसके एक्सट्रीम पे, मतलब ये सर्कुलर शाफ्ट है तो उसके एक्सट्रीम पे ये शेयर स्ट्रेस है, तो ये होता है टाउ मैक्सिमम, ये शाफ्ट है टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा टी बाई आई पी अपॉन आर मैक्सिमम, आई पी अपॉन आर मैक्सिमम। अच्छा, आई पी अपॉन आर मैक्सिमम जो होता है इसको हम बोलते हैं, किसी को हम बोलते हैं जेड पी, और जेड पी जो होता है उसको हम बोलते हैं पोलर, है ना। डिफाइन किया था पोलर सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस, है ना, पोलर सेक्शन मॉडुलस। एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पोलर
जो स्टेटमेंट है ना कि जो पोलर सेक्शन मॉडुलस जो होता है रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्विस्टिंग, मतलब जिसका जेड ज़्यादा होगा ना वहाँ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्विस्टिंग ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। कभी भी कंपैरिजन होगा, नोट करो कि अगर एनी कंपैरिजन होगा ना, कंपैरिजन होगा स्ट्रेंथ का, अगर कंपैरिजन होगा स्ट्रेंथ का, ठीक है, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे हमेशा जेड पी से कैलकुलेशन करना, मतलब जेड पी इज इक्वल टू क्या होता है आई पी इंटू आर मैक्सिमम, है ना। तो ये ठीक ठीक अब फॉर सॉलिड सॉलिड के लिए कुछ नहीं करना, जेड पी इज इक्वल टू क्या होता है आई पी अपॉन आर मैक्सिमम। आई पी जो होता है वो क्या होता है पाई बाई 32 इंटू डी टू पावर 4 बाई में डी बाई 2, यहाँ से हम लिख पाई बाई 16 इंटू डी क्यू। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है टी अपॉन जेड पी, टाउ मैक्सिमम टी अपॉन जेड पी, तो टी अपॉन जेड पी मतलब पाई डी क्यू 16 है ना। तो याद रखना एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जो मैक्सिमम जो होता है टाउ मैक्सिमम सॉलिड के लिए टाउ मैक्सिमम का शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 16 टी अपॉन क्या होता है 5 इंटू टी क्यू के बराबर होता है, 16 टी अपॉन 5 टी क्यू के बराबर होता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, दो लास्ट में मैं रिविजन करा दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ से डिराइव करेंगे, है ना। टाउ मैक्सिमम हॉलो शेफ्ट वाली याद करना है, हमको याद है 16 टी अपॉन क्या होता है पाई इंटू क्या होता है डी नॉट क्यू 1 माइनस डी इनर बाई डी आउटर टू दी पावर 4, है ना। ये हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, हमें याद होनी चाहिए डायरेक्ट स्टेटमेंट 16 टी अपॉन ये टी जो होता है, ठीक है, ये टी जो होता है, ये टी जो है एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है, और ये डी है, यह रेडियस इनर डायमीटर आउटर डायमीटर 16 टी अपॉन 5 डी नॉट क्यू इंटू 1 माइनस, ध्यान देना बात यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पावर फ्लो है, यहाँ बार मिस्टेक होता है। तो फिर से बोलिए टाउ मैक्सिमम जो रहता है इज इक्वल टू होता है 16 टी अपॉन क्या होता है पाई इंटू डी नॉट क्यू इंटू 1 माइनस क्या होता है डी इनर बाई डी आउटर टू दी पावर 4, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में स्टिफनेस का बात करते हैं, टॉर्सनल स्टिफनेस, है ना। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में होता है ठीक ए अपॉन एल होता है ना, उसी तरीके से हम बात करते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। तो स्टिफनेस जो होगा है ना कैसे डिफाइन करें, है ना। तो जैसे एफ इज इक्वल टू क्या होता है कि ठीक है एक्सप्रेशन में पढ़े ना एफ इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू एक्स, यहाँ एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये एफ क्या फोर्स है। उसी तरीके से टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्सनल स्टिफनेस के टी इंटू थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन क्या होता है के टी, है ना। यहाँ के टी होता है, इसको हम डिफाइन किया है टॉर्सनल स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस। अगर हम बात करेंगे कि देखो क्या हम बात करना चाहते हैं, हाँ, कि टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू क्या होता है जी थीटा अपॉन, यहाँ से हम सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी, और थीटा इज इक्वल टू टॉर्क ऊपर रखेंगे अपॉन जी आई पी अपॉन एल, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं टी अपॉन के टी, तो के टी इज इक्वल टू टॉर्सनल स्टिफनेस जिसको हम बोलते हैं, देखो के टी इज इक्वल टू जी इंटू आई पी अपॉन एल, इसको हम क्या बोलते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस, ठीक है, टॉर्सनल स्टिफनेस। ये तो एक्सप्लेन कर दिया गया स्ट्रेस कैसे वैरी करता है ना। जनरली जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुमको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, आप समझो शाफ्ट है, ये शाफ्ट ऐसा अगर शाफ्ट होगा ना तो रिप्रेजेंटेशन के लिए तुम क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन के लिए तुम बेसिकली क्या करोगे, इनको स्ट्रेस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। स्ट्रेस रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से इसमें एरो नहीं देना, क्यों देते हैं कि ये ना ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये कुछ इस तरीके से,
मतलब ये इस तरीके से है, मैक्सिमम है, और इस तरीके से यहाँ मैक्सिमम है इस तरीके से, और इस साइड से इस तरीके से। ये टॉर्क जो है मेरा ऐसा था, तो जैसा टॉर्क है यहाँ, जब टॉर्क नीचे आएगा तो मेरा इस तरीके से, इस टॉर्क इस तरीके से आएगा। जब नीचे आएगा टॉर्क तो शियर स्ट्रेस भी इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस ड्रॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब टॉर्क तुम्हारा यहाँ ऐसे घूम रहा है ना, टॉर्क जब यहाँ से घूम रहा है तो शियर स्ट्रेस कैसा होगा बताओ। अगर ये z डायरेक्शन है, ठीक है, ये अगर हम इसको z बोल देते हैं और इसको y बोल देते हैं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो x है, ये x फेस, तो इसको लेगा टाउ x फेस इंटू वाई इंटू z डायरेक्शन, है ना। x जब टॉर्क यहाँ से, जब टॉर्क ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, तो टॉर्क यहाँ आएगा, तो स्ट्रेस यहाँ क्या है, स्ट्रेस इस पॉइंट क्या होगा, ये टाउ x फेस इंटू डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वाई डायरेक्शन, है ना, वाई डायरेक्शन। फिर जैसे ही अब भले ही वो कन्वेंशन अपना देख लेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज़ है, जब यहाँ ये टॉर्क जब ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, है ना, टॉर्क ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, तो हम इसको टॉर्क एक्स फेस z डायरेक्शन इस तरीके से, तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जैसे कभी होता है ये चीज़ है, सेम चीज़ है, चीज़ तो लगता होगा, ठीक है। कि मान लेते हैं सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, तो क्या होगा सीरीज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या मैक्सिमम वाली वाली एनर्जी, ठीक है, ये रेडिएशन और ये बताओ टाइम, बस वही चीज़ को देखते हो गया। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ये सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस इस डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्चुअल चीज़ के साथ। अच्छा, हॉलो बीच में हॉलो कर दिया, तो बीच में हॉलो कर देगा, तो ऑब्वियसली तो बीच में हॉलो कर देगा, तो बीच में हॉलो कर देता, तो बीच में हॉलो कर ही देगा, क्या है टेंशन, हॉलो कर दो, तो बीच में हॉलो कर देगा, तो ऑब्वियसली कोई मटेरियल नहीं, तो स्ट्रेस नहीं डेवलप हुआ, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होती यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम देखेंगे तो ये लगेगा कि यहाँ से निकला है और यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सभी कुछ हो जाता है। अगर हम मान लेते कि कोई अंदर कोई मटेरियल भर दिया है ना, तो कोई अंदर मटेरियल भर गया, तो क्या हो सकता है, मटेरियल भरने से क्या होता है कि जी वेरी करेगा, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि G1 अगर ग्रेटर देन G2, तो ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान में बात है, मेरी बात क्या है कि शियर स्ट्रेस टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा, यहाँ से मुझे टाउ इज इक्वल टू जी थीटा आर अवेलेबल। तो अगर हम बात करेंगे कि कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, मतलब शाफ्ट कुछ ऐसा होगा, लेकिन शाफ्ट कुछ ऐसा होगा, तो क्रॉस सेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे जो मेरा रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट होगा, ये इंटरफेस दोनों के रेडियस सेम ही होगा, स्ट्रेस का, ठीक है। अच्छा, थीटा हम पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले, ठीक है, कुछ देर पहले हम क्या पढ़े, थीटा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, रेडियस के साथ, आर के साथ, है ना, आर के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो थीटा इज राइट, आर के साथ वेरी नहीं करेगा, तो मतलब इस आर को थीटा दोनों तो दोनों का सेम है ना, यहाँ पे और जो सॉलिड है, सॉलिड की बॉन्ड है, तो दोनों का थीटा सेम है,
थीटा भी कांस्टेंट है। अच्छा लेंथ तो सेम ही है, लेंथ भी मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस कुछ ही होगा। तो अगर अंदर वाले मटेरियल का G1 ग्रेटर दैन G2 होगा तो स्ट्रेस τ1 इज ग्रेटर दैन τ2 होगा। अगर G1 इज लेस दैन G2 होगा तो τ1 इज लेस दैन τ2 होगा। बस इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर मान लो कि मेरा अंदर का मटेरियल का G1 कम है, तो जैसे मान लो कि मेरा स्ट्रेस बाहर का मटेरियल का स्ट्रेस ऐसे आ रहा था, लेकिन सडनली जब भी जॉइंट आया, जॉइंट में अगर ये मटेरियल सेम रहता तो ये इस तरीके से जाता है, लेकिन सिंस मटेरियल जो है मेरा उसका जीवन कम है तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेस कम हो जाएगा, सडन ड्रॉप हो जाएगा स्ट्रेस का। और सिंस उसके बाद वही मटेरियल कंटिन्यू कर रहा तो ये फिर ये यहाँ जाके स्ट्रेस जो होगा यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर वही मटेरियल है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन सडन जंप आएगा, ये जीवन बढ़ जाएगा, फिर ये इस तरीके से आएगा। तो ये मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिमिलरली जैसे मान लेते हैं कि अंदर का मटेरियल का जी ज़्यादा था, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर का मटेरियल का जी ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस उसको कोई मतलब नहीं है का मटेरियल, अंदर बाहर का मटेरियल आराम से आ रहा है, लेकिन सडनली जैसे टू पे आया, अगर मटेरियल ये नहीं होता तो ये जाके यहाँ पे एंड होता है, लेकिन सडनली क्या होगा, मटेरियल का जी बढ़ गया तो यहाँ स्ट्रेस बढ़ गया, उसके बाद सेम मटेरियल है तो घटा फिर गिरेगा, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे घटा, फिर मटेरियल का जी यहाँ पे कम हो गया, घट गया, फिर यहाँ से तो ये हाफ इम्पॉर्टेंट है। अच्छा अगर यूनिफॉर्म है ठीक, तो हम मानते हैं यूनिफॉर्म है, कोई स्ट्रेस का वेरिएशन नहीं है, क्योंकि थिकनेस इज वेरी लेस, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस का बहुत कम मानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीरीज करेक्शन में रखना है, दो कंसेप्ट है ना। पहला कंसेप्ट है थीटा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो क्या होता है थीटा बी माइनस क्या होता है थीटा ए, है ना। जब ऐसा होगा थीटा बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा बी माइनस थीटा ए, ठीक है, और थीटा बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है, इसी को हम लिख सकते हैं टी टॉर्क इन ए बी, है ना। थीटा टॉर्क इन ए बी लेंथ ऑफ क्या होता है ए बी अपॉन क्या होता है जी ऑफ ए बी इंटू आई पी ऑफ क्या होता है ए बी, है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान देने बात है, ये तो हमने लिखी एक्सप्रेशन, लेकिन इस एक्सप्रेशन में जो पॉइंट ए है उसमें क्या होता है रिजिड कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिजिड कनेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा ए तो मेरा क्या होगा जीरो होगा। तो ये जो एनालिसिस हम जब करेंगे ना, तो थीटा ए जीरो होगा, तो इस एनालिसिस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एनालिसिस। मतलब जो इसका जो स्लोप होगा इस पॉइंट बी का, ये जो पॉइंट बी का जो स्लोप होगा वो रिलेटिव नहीं है, थीटा बी जो होगा वो एब्सोल्यूट आ जाएगा, है ना, एब्सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ एब्सोल्यूट आ जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे थीटा T1, है ना। इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे T इंटू L1 अपॉन G। इस केस में हम बात करेंगे तो थीटा B इज इक्वल टू टॉर्क 1 T1 L1 अपॉन क्या होता है G1 इंटू आई पी पर। आगे चलते हैं। उसी तरीके से अगर हमसे बोलेगा कि थीटा ऑफ, लेकिन अब जब बोलेगा क्वेश्चन में तब बोल दिया कि थीटा ऑफ C with respect to B is equal to theta C minus theta B, मतलब तो यहाँ पे देखिए B मूव कर रहा है और C भी मूव कर रहा है, तो ये एनालिसिस जो होगा इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एनालिसिस, है ना, रिलेटिव एनालिसिस। और थीटा सी बी जो होता है वो डिफाइन कर रहा है कि C से B, देखो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी से ए का स्लोप का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो थीटा बी सी जो होता है सी से बी के बीच में ट्विस्ट का चेंज, है ना, कितना थीटा का चेंज हुआ, मतलब जितना ये ट्विस्ट हुआ और ये ट्विस्ट हुआ तो दोनों के बीच का थीटा कितना डिफरेंस आएगा वो बताएगा थीटा सी बी। थीटा सी बी जो होता है वो टी इंटू L1 अपॉन G1 इंटू आई पी वन, मतलब इस सेक्शन पे जो मेरा टॉर्क था T2 है,
लिखूंगा यहाँ पे जो T2 है T2 इंटू L2 अपॉन G2 इंटू IP2 के बराबर है ना। अच्छा, अगर हमको एब्सोल्यूट बोलेगा तो थीटा ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू थीटा ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B प्लस थीटा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, है ना। जैसे अगर हम बोल देगा कि थीटा ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, एब्सोल्यूट पूछ दिया, थीटा इसका स्लोप इसके रिस्पेक्ट में, इसको जोड़ देना। सिमिलरली अगर मान लो कि इस तरीके का होगा ना, अगर पूछ दिया थीटा ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू A या A with respect to D, theta of D with respect to C plus theta of C with respect to B plus theta of B with respect to A। इसको लिख सकते हैं टॉर्क इन CD लेंथ ऑफ CD अपॉन G ऑफ CD into IP of CD। सिमिलरली इसको लिख देंगे, इसको बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, एक सवाल आता है इस तरीके से कंडीशन होता है, ठीक। कंडीशन ऐसा आता है कि मान लेते हैं कि मेरा एक शाफ्ट है, ऐसा शाफ्ट है कुछ इस तरीके, और इसके अंदर क्या है, एक और मटेरियल भर दिया गया, ठीक है, एक और मटेरियल दूसरा मटेरियल है, और ये जो है ये दोनों डाल दिया गया। अब इसके अंदर एक ऊपर से टॉर्क हम लगा दिए तो हमसे पूछेगा, अगर हम इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये T1 T2 पूछता हूँ, ठीक है। T1 T2 अब से पूछ देगा ना, T1 T2 कैसे निकालिएगा, तो आप देखिए T1 T2 कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि ये दोनों ही मटेरियल मिलकर रेजिस्ट कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं T1 प्लस T2 जो होगा वो T के बराबर, मतलब दोनों टॉर्क रेजिस्ट। और दूसरा क्या होता है कि जब है ना, उनको पता है कि जो थीटा है वो R के साथ वेरी नहीं करता, तो थीटा जो 1 में होगा वही थीटा 2 में होगा, थीटा 1 मतलब जो T1 L1 अपॉन क्या होता है G इंटू IP1 इज इक्वल टू T2 इंटू L2 अपॉन G इंटू IP2, ठीक है। इनिशियल कंसेप्ट जो हम बात की थे, थीटा जो हो सकता है रेडियस में वेरी नहीं करता है, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों में क्या होगा, बराबर होगा ना, थीटा 1 थीटा 2 बराबर मौजूद है। अच्छा ठीक है, ये दोनों कंडीशन से T1 T2 अननोन है, निकल जाता है दोनों केस। एक और केस ये जो होता है इक्विवेलेंट कैसा होता है, तो ये इक्विवेलेंट होता है, अगर वो पूछे तो इक्विवेलेंट होता है इस तरीके एनालॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एनालॉजी कुछ इस तरीके, स्प्रिंग इक्विवेलेंट जो एनालॉजी होता है, एक स्प्रिंग ऐसा लगा दो, एक स्प्रिंग ऐसा लगा दो, ठीक है, लगाने के बाद एक लोड लगा दो P, तो लोड इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क, और जो ये थीटा है यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इज इक्विवेलेंट टू थीटा, है ना। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, और फोर्स जो होता है इस स्प्रिंग और इस स्प्रिंग में जो बराबर होगा वो P के बराबर, ठीक है। आपको ऐसे ही विजुअलाइज हो रहा है, उतना करने का जरूरत है। दूसरा केस जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज देता है, देता है। मान लीजिए एक शाफ्ट है, इस तरीके शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट ऐसे होती है, यहाँ रिजिड कनेक्शन दोनों साइड में है, और बीच में एक टॉर्क लगाते हैं। अब इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B। अब क्या है कि आप इस साइड से देखोगे, तो तुमको क्या लिखना है, क्लॉकवाइज थीटा 1, है ना, और इस साइड से देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का स्लोप का जो थीटा का डिफरेंस है, थीटा का सम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी दोनों को जोड़ के 0 कर देना, ठीक है। यहाँ से हमको और निकल जाता है एक्सप्रेशन, ठीक है। कभी हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, टेंशन मतलब। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट सब, ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि
सॉलिड शाफ्ट के अंदर जो होता है शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, तो किसी भी टॉर्क के कारण स्ट्रेन एनर्जी जो हम पढ़ेगा ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो टॉर्क शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो होता है क्या होता है टाउ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन क्या होता है 2g इंटू आर टी इंटीग्रल है ना, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो टी इंटू एल अपॉन 2g आई, और इसी को लिख सकते हैं हाफ इंटू टॉर्क इंटू थीटा है ना, स्ट्रेन एनर्जी इंटू टॉर्क के कारण स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि एट अ रेडियस आर का अगर एनालिसिस कर रहे हैं, एक छोटा यहाँ पे टॉर्क आएगा टाउ आएगा है ना, टाउ आएगा, तो उसको वो शियर स्ट्रेन एनर्जी कॉल यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, छोटा एनालिसिस करने तो कॉल यूनिट वॉल्यूम ऑफ, अब एलिमेंटल हर रेडियस आर को डिफाइन कर रहा है, तो कॉल यूनिट वॉल्यूम एनालिसिस हम जब करेंगे तो शियर स्ट्रेन एनर्जी जो होता है इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और फाई जो होता है टाउ इज इक्वल टू जी इंटू फाई, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू टाउ बाई जी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से टाउ स्क्वायर बाय में 2 टाइम्स जी है ना, टाउ स्क्वायर बाय में 2 टाइम्स जी, इसका ये याद रखना, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑन एलिमेंट है। तो अगर हमको मान लो कि पर यूनिट वॉल्यूम है, देख तो हमको स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा इस एलिमेंट का है ना, इस एलिमेंट है या एलिमेंट है, और इस ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इस तरीके का एलिमेंट है, ये ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमको ये एलिमेंट आर को डी आर, ये एलिमेंट है, इसका एलिमेंट पूरा इस तरीके से ये पूरा ये डी आर है, ठीक है। तो अगर इस एलिमेंट का स्ट्रेन एनर्जी निकालना हो तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम 2 पाई आर इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या होता है 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू डी आर, ये यहाँ देखो यहाँ से दिखेगा ये डी आर होगा, ये डी आर 2 पाई आर पूरा डी आर, और इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा ये वॉल्यूम निकल गया, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो होगा, ठीक है, इसको टाउ की जगह हम लिख सकते हैं सिर्फ टाउ बाई आर इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बाई आर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे टाउ की जगह पे टाउ मैक्सिमम के साथ रिलेशन आएगा, ठीक है, अच्छा आ जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट याद रखो टाउ मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन क्या होता है 4 टाइम्स होगा, ठीक है, टाउ मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स, ठीक। फिर हम बात करते हैं हॉलो, सेम हॉलो का डेरिवेशन वही है, सिंस इसमें क्या होता है बस लिमिट R1 से R0 पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है टाउ मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स जी इंटू अपना आर आउटर स्क्वायर का इनर स्क्वायर का आर आउटर नीचे रहता है, ठीक है, ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, आर आउटर नीचे रहता है, आर आउटर प्लस आर इनर आर आउटर, ठीक है। अच्छा अगर दोनों का रेशियो करेंगे तो greater than 1 होता है, ठीक। Therefore for a hollow solid shaft is stronger than solid solid shaft of same volume and same material, वॉल्यूम सेम होना चाहिए और मटेरियल सेम होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा ज़्यादा।